हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। सब कैसे हैं? और अगर आप भी US B1 B2 वीज़ा के बारे में प्रोसेस के बारे में सर्च करते हुए, रिसर्च करते हुए, ढूंढते हुए इंटरनेट पे अगर इस वीडियो पर पहुंच गए हैं, तो आई कैन अश्योर यू दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। माय नेम इज़ जितेंद्र राजपूत एंड आई लिव इन दिल्ली एनसीआर इन इंडिया। और मैंने US विजिटर वीज़ा, जिसे हम B1 B2 वीज़ा भी बोलते हैं, अराउंड 1 साल पहले, रादर 1.5 साल पहले अप्लाई किया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरा प्रोसेस पूरा हुआ है, जिस प्रोसेस में 2 पार्ट होते हैं, फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस एंड काउंसलर इंटरव्यू प्रोसेस। तो बोथ प्रोसेसेस वेंट वेल एंड आई हैव बीन ग्रांटेड 10-year US वीज़ा विच इज़ मल्टीपल एंट्री। एंड अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे US एम्बेसी से मेल आई है कि मेरा जो पासपोर्ट है, स्टैम्प्ड पासपोर्ट, इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली। Since I live in Delhi NCR, so I had applied through Visa Application Center New Delhi. तो मैं वो बस पासपोर्ट लेने जा रहा हूँ एंड आई एम ऑल रेडी टू कलेक्ट माई पासपोर्ट। तो मैं इस जर्नी में आपको साथ ले चलता हूँ। तो इस जर्नी में साथ जाने से फ़ायदा ही होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दिल्ली है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पहुँचना कैसे है, थोड़ा लुक एंड फील मिलेगा। तो एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे एंग्जाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस बड़े डिफाइंड हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और क्लैरिटी है, ऐसा कुछ एंग्जाइटी की ज़रूरत है नहीं। और जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको थोड़ा हेल्पफुल होगा, और जो लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली के बाहर से भी बहुत लोग वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दिल्ली को चूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जाने से पहले थोड़ा सा टिप दे दूँ मैं आपको कि ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली है कहाँ पर। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है ये जिसे दिल्ली का दिल बोलते हैं हम, कनॉट प्लेस, भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, ये वहाँ पर है। और बाबा खड़क सिंह वहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर सड़क है जो कि कनॉट प्लेस में है। ये वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट लाइन है उसका मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, ये उसी के अंदर है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये मेट्रो स्टेशन के अंदर ही लोकेटेड है, स्थित है। तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। आप मेट्रो से आइए, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन उतरिए, मेज़ानाइन फ्लोर पे जाइए, अपना प्रोसेस पूरा कीजिए और मेट्रो पकड़ के वापस घर। तो आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर आना ही नहीं है। और 2 बड़े इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इस जगह पहुंचने के लिए। एक है गुरुद्वारा बंगला साहिब जी। गुरुद्वारा बंगला साहिब जी के एकदम साथ में ही है ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। और दूसरा हनुमान जी मंदिर, हनुमान टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक लैंडमार्क है दिल्ली का, ये बिल्कुल उसके पास में ही है। तो ये 2 लैंडमार्क और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन आपको याद रखना है और आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। मैं मेट्रो से नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी कार से जा रहा हूं, और कार के लिए पार्किंग थोड़ी सी दूर मिलती है क्योंकि कनॉट प्लेस एक बड़ा बिजी प्लेस है, लेकिन पार्किंग आराम से मिल जाती है। तो मैं इस जर्नी में आपको ये भी बताऊंगा अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको कहाँ पार्किंग करनी है, कैसे आपको पार्किंग लॉट से एप्लीकेशन सेंटर पहुंचना है। तो लेट्स गो कलेक्ट द पासपोर्ट। और आने के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस और काउंसलर इंटरव्यू प्रोसेस, उसके बारे में मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डूज एंड डोंट्स बिल्कुल मैं क्लियर करूँगा। एक जाने से पहले कैविएट, एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वीज़ा थिंग्स। इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट एवर द एक्सपीरियंसेस आई हैड, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए इस प्रोसेस में, जो मैंने फील किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मेरा 3rd वीज़ा स्टैंपिंग था। मेरे पहले 2 US वीज़ा जो स्टैम्प हुए थे वो वर्क परमिट थे, वो दूसरी कैटेगरी थी। और ये जो वीज़ा था ये एक डिफरेंट कैटेगरी थी जिसको हम विजिटर वीज़ा बोलते हैं। तो लेकिन क्योंकि ये विजिटर वीज़ा एक अलग कैटेगरी थी तो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपके अगर पहले वीज़ा लगे हुए हैं तो आपको दोबारा वीज़ा मिल ही जाएगा। और ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपको पहले कोई वीज़ा नहीं मिला हुआ है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कैसे जवाब देते हैं, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, और जो काउंसलर हैं वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं आपके जवाबों से। तो वीज़ा आ चुका है, पासपोर्ट लेने चलते हैं, लेट्स गो। तो चलिए जी, ले चलते हैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली। तो जर्नी टाइम इज़ गूगल मैप इज शोइंग 1 hour
और सिंस ट्रैफिक थोड़ा सा कम है तो 1 घंटा नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा लगता है। राजीव चौक जाएंगे, पहले राजीव चौक से हम एंटर करेंगे बाबा खड़क सिंह मार्ग और लेफ़्ट साइड पे हनुमान टेम्पल। हनुमान जी का टेम्पल क्रॉस करते ही एक बिल्डिंग आती है जिसका नाम है DLF कैपिटल बिल्डिंग। DLF कैपिटल बिल्डिंग की बेसमेंट में एक है ऑटोमेटेड पार्किंग विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय NTMC। DLF कैपिटल की जो ये ऑटोमेटेड पार्किंग है इसमें हमने अपनी गाड़ी को हवाले किया एक ऑटोमेटेड स्लॉट के लिए और हमारी गाड़ी गई हेवन में, कहाँ किस स्लॉट में हमें नहीं पता। अब यहाँ से हम लेंगे DLF कैपिटल की लिफ्ट लॉबी जो हमें लेके जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे। वेरी इंप्रेसिव नीट एंड क्लीन लिफ्ट लॉबी। और जब हम पहुँचेंगे ग्राउंड फ्लोर पे तो हम करेंगे थोड़ी सी वॉक और ये वॉक हमें लेके जाएगी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। इट्स अ प्लेजेंट वॉक, 200-300 मीटर्स वॉक। And once you reach Shivaji Stadium metro station, you have to go to the back side because the entry is from the back side. It's a bit confusing, but this is what it is. So once you enter the metro station, you have to go through the normal metro security, and from there, after security, you take down escalator first because you have to take 2 down escalators. So first down escalator will take you to a lobby where there are visa centers for other countries। तो जहाँ पे और कंट्रीज़ के वीज़ा सेंटर्स हैं और बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप अपना चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इस लॉबी पे पहुँचने के बाद हमें एक और डाउन एस्केलेटर लेंगे, जिस सेकंड डाउन एस्केलेटर विच विल टेक अस टू आवर डेस्टिनेशन विच इज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो अब हम पहुँचे हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपने देखा कि यहाँ पे सभी लोग जो हैं अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से लाइन में लगे हुए हैं। फिंगर प्रिंटिंग की लाइन अलग है, ड्रॉप बॉक्स की लाइन अलग है और 2 विंडोज़ हैं पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। सब कुछ नीट एंड क्लीन है, टाइडी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ जी, तो वीज़ा स्टैम्प पासपोर्ट आ गया है, वीज़ा लग चुका है और जो वैलिडिटी है दैट इज़ 2034, दैट इज़ 10 ईयर। सो वीज़ा कलेक्शन प्रोसेस वाज स्मूथ बट स्टिल एक लर्निंग हुई विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। I was collecting visa passport on my own behalf. This was my passport and I was collecting on my own behalf. So they required 2 documents for that. One is the photocopy of any valid ID that you have. For example, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड एंड उसकी लिस्ट उनकी वेबसाइट पे दी हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर होता है उसका भी वो प्रिंट आउट आपसे मांगते हैं क्योंकि उस पर जो कोड होता है उससे वो स्कैन करते हैं। तो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का जो लेटर है उसको संभाल के रखिए। वीज़ा काउंसलर के इंटरव्यू के बाद उसको कहीं इधर उधर मिसप्लेस मत कीजिए क्योंकि वो आपके पासपोर्ट कलेक्शन में भी काम आएगा। और सेकंड जो मुझे लर्निंग हुई वो ये हुई कि मेरे साथ आगे देयर वाज अ जेंटलमैन हु वाज कलेक्टिंग द वीज़ा फॉर हिमसेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ। So and for if you're collecting visa on somebody's behalf then you have to give an authority letter. ये मुझे learn हुआ वहाँ पे। And the executive who was dealing with was not very satisfied with the signature of the wife because they matched the signature with the passport and he said that we cannot give the passport of your wife. You have to bring her along next day and she has to collect on her own. So be very very careful that if you are collecting passport on somebody's behalf तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लीज़ उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। दैट वाज अ लर्निंग एज फार एज पासपोर्ट कलेक्शन इज़ कंसर्न्ड। नाउ वी कम टू द फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस। तो फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस से पहले आप DS 160 फॉर्म जो कि विजिटर वीज़ा B1 B2 के लिए भरते हैं वो भरा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वेरी वेरी केयरफुल। If you're filling that form yourself, so you should know all the information that you're giving is absolutely correct and truth, absolute truth. उसमें कोई भी हैंकी पैंकी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत भी भरिए जिसका जवाब आपके पास ना हो। और उस इन्फॉर्मेशन को कहीं एक जगह पे आप उसको नोट करके रखिए और बेटर है कि सबमिट करने से पहले DS 160 आप उसका एक प्रिंट आउट लेके रखिए DS 160 का।
और जब आप फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो ध्यान रखिए कि फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस का सेंटर और वीज़ा काउंसलर का जो इंटरव्यू का सेंटर है वो दोनों अलग हैं। दिल्ली में एटलीस्ट ऐसे ही है। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दिल्ली जो जिसके डिटेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो कनॉट प्लेस पे, वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग होती है, वहाँ पे वीज़ा काउंसलर इंटरव्यू नहीं होता। दिल्ली में वीज़ा काउंसलर इंटरव्यू जो होता है वो यूएस एम्बेसी जो चाणक्यपुरी में वहाँ पर होता है। तो आपको 2 दिन जाना पड़ेगा, एक दिन आपको फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाना पड़ेगा और दूसरे दिन आपको काउंसलर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और मेरे दोनों प्रोसेस के बीच में 15 दिन का गैप था, क्योंकि कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था। नॉर्मली लोग 3-4 दिन के गैप में ये दोनों चीज़ें रखते हैं। तो जब आप फिंगरप्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है कि आपको जो DS-160 का कन्फर्मेशन प्रिंट आउट है, DS-160 का कन्फर्मेशन प्रिंट आउट वो लेके जाना है। सेकंड, आपको जो अपॉइंटमेंट था, जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था, उसका कन्फर्मेशन प्रिंट आउट लेके जाना है। और तीसरा जो आपको लेके जाना है वो आपको लेके जाना है ऑल पासपोर्ट्स। जब मैं ऑल पासपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो आपको अपना करंट वैलिड पासपोर्ट और जो भी आपके पुराने पासपोर्ट्स हैं जो मे बी एक्सपायर हो चुके हैं, उन सबको साथ लेके जाना है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे वो कुछ और नहीं मांगते। एक और इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग हुई और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, और वो 2-4 लोगों के साथ और भी हुआ, वो ये था कि मेरी 2:30 की अपॉइंटमेंट थी और मैं अराउंड 2 o'clock के आसपास लाइन में लगा। और प्लीज़ जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम है फिंगरप्रिंटिंग का, आप उसी टाइम पर जाइए, आप उससे पहले मत जाइए। उससे पहले वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। 15-20 minutes before your appointed time they will allow you in the queue, otherwise they will not allow you in the queue and you have to loiter around here and there, घूमना फिरना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो जब आप लाइन क्यू में लगते हैं तो पहले आपका वो पूरा का पूरा DS-160 फॉर्म को वेरीफाई करते हैं कि क्या डिटेल्स आपके पासपोर्ट से मैच कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उस पर जो मैचिंग होती है वो होती है आपका नाम। योर नेम ऑन DS-160 और योर नेम ऑन द पासपोर्ट हैज़ टू मैच वर्बाटिम, वर्ड बाय वर्ड वो मैच करते हैं। एक भी अल्फ़ाबेट इधर से उधर हुआ, चाहे सरनेम में चाहे आपके नाम में, तो दे विल नॉट लेट यू गो इनसाइड एंड हैव एन अपॉइंटमेंट। लेकिन एक और इशू मेरे साथ हुआ कि जब मेरा पासपोर्ट के साथ उन्होंने DS-160 को वेरीफाई करना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो आपका फॉर्म एक्सपायर हो गया है। एंड दैट वाज अ न्यूज़ टू मी। मैंने कहा एक्सपायर मतलब? ही सेड द वैलिडिटी, ही मीन्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द वीज़ा सेंटर सेड दैट द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन, वैलिडिटी ऑफ द DS-160 फॉर्म इज़ ओनली 1 year एंड यू हैव अप्लाइड 1.5 year, क्योंकि सबने 1.5 साल पहले अप्लाई किया था। तो ये अब एक्सपायर हो चुका है। इस फॉर्म के बेसिस पे हम आपको फिंगरप्रिंटिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मुझको तो कोई ऐसी इंटीमेशन भी नहीं आई थी, ना मुझे कोई मैसेज ना मेल। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट शुड आई डू नाउ। सो ही सेड यू हैव टू गो अगेन एंड नाउ रीसबमिट दिस फॉर्म। सो आई हैव टू गो बैक टू अ साइबर कैफ़े। आसपास एक फॉर्चुनेट एक साइबर कैफ़े था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो सर्विसेज दे रहे थे ये वाली। फॉर्चुनेटली फॉर मी वॉज दैट ये फॉर्म मैंने DS-160 खुद भरा हुआ था, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। तो अगर आपने खुद भरा नहीं हुआ है फॉर्म तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन DS-160 की सारी आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने वो DS-160 दोबारा भरा। मोस्टली तो सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा भरनी पड़ती है। वो सारी मैंने भरी। मैंने उसको फिर दोबारा सबमिट किया और नया फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं वापस लाइन में लगा। 4:30 was the last appointment they take, but and I was at 2:30. I went there, so resubmitted, came back. It was already 3:30. तो उसके बाद जब अंदर आप चले जाते हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले आप एक एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगता है, आपका DS-160 कन्फर्मेशन मांगते हैं और आपका जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन है वो लेते हैं और उसको स्कैन करते हैं। और स्कैन करने के बाद वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगाते हैं इस टाइप का, और ये स्टिकर है, इस पर QR कोड है। तो ये QR कोड जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपना पासपोर्ट आपको मिले तो इस स्टिकर का ध्यान रखना कि कहीं डैमेज ना हो, क्योंकि ये स्टिकर का जो QR कोड है, जब आप काउंसलर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ये स्कैन होगा और ये काम आएगा। तो वंस यू गेट दिस स्टिकर ऑन योर पासपोर्ट देन यू गो टू द डिफरेंट लाइन। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स खड़े हुए हैं और वो आपको
उस लाइन से कई सारी विंडोज़ हैं उसमें डायरेक्ट कर देंगे। आप कहेंगे कि आप इस विंडो पे चले जाइए, आप उस विंडो पे जाते हैं, वहाँ पे जो एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे पहले। जी हाँ, जो वीज़ा पे आपकी फ़ोटो लगनी है वो भी फिंगरप्रिंटिंग वाले दिन ही क्लिक होनी है। तो यू शुड बी वेयरिंग वेरी मॉडेस्ट काइंड ऑफ अ क्लोथ, नॉट वेरी ब्राइट, नॉट वेरी लाइट, बट डिसेंट काइंड ऑफ क्लोथ, सो दैट आपकी पिक्चर अच्छी आए। वंस दे क्लिक योर पिक्चर देन दे विल आस्क यू टू हैव योर लेफ्ट 4 फिंगर्स ऑन द स्कैनर। तो उस पर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट 4 फिंगर्स आपकी स्कैन होती हैं, फिर राइट 4 फिंगर्स को रखते हैं तो वो 4 स्कैन होती है। देन योर बोथ थम्स टुगेदर, तो दोनों अंगूठे को स्कैन कराते हैं और देन यू विल से कि यस इट्स ओके, नाउ यू गुड टू गो। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली टेक्स 30 seconds to 1 minute, and then you collect all your documents and move out. So while moving out, please make sure that आपके जितने पासपोर्ट थे वो आपके पास हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। सो दिल होल प्रोसेस राइट फ्रॉम द क्यू, एंट्री, स्टिकर का लगना, स्कैनर, प्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग विल नॉट टेक मोर देन 1 to 1.5 hours, provided your details are correct, you have all the documents in place, and your DS-160 is not expired. So please, before going to fingerprinting process, check whether your DS-160 is not expired. If it has expired, you have to resubmit it and take a fresh printout and check where details are matching with the passport. If not, then you have to refill it, resubmit it, or if you have any doubts, you can contact the visa application center immediately. So it will save you surprises at that moment. So this is the whole fingerprinting process, very easy, very structured. तो कोई एंग्जाइटी वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड हमारी सारी चीज़ें पूरी हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसलर इंटरव्यू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग विद मी इन दिस जर्नी। होप अभी तक जो बातें की हैं ये सब आपको यूज़फुल लग रही होंगी, और आई होप एंड प्रे दैट it might be very helpful in getting you this visa. So the most important day has come. So this is the counselor interview day. I would say the most important and maybe some most anxious day also. But ऐसा है कुछ नहीं, process बहुत structured है और आराम से अगर हम सब करेंगे तो I think nothing to worry. So counselor interview day वाले दिन जो आपका appointed time है, आप उसी टाइम पे जाएं, approximately 15 से 20 मिनट पहले। उसके अलावा अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू इवन इन द क्यू। तो माई अपॉइंटमेंट वॉज एट 9 AM in the morning at चाणक्यपुरी, US Embassy Delhi. So I reached at around 8:30. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जाने से पहले आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पहली बात के डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं और सेकंड क्या नहीं लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी फिंगरप्रिंटिंग के दौरान लेके गए थे। आपको अपने सारे पासपोर्ट्स लेके जाने हैं, हालांकि वो पासपोर्ट्स आपसे करंट मांगेंगे, बट दे कैन आस्क यू फॉर दैट। सो टेक ऑल योर करंट पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट एंड ऑल द अदर पासपोर्ट्स दैट यू हैड इन द पास्ट। सेकेंड, आपको DS-160 का कन्फर्मेशन जो प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। और थर्ड, आपको जो आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन प्रिंट आउट है आपको वो लेके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। बहुत सारे लोग पूरे के पूरे bags full of documents, supporting documents लेके जाते हैं, but they will not ask you anything, and at least I didn't take anything. People take it just, I think this gives a sense of confidence to them. So that's it. और क्या नहीं लेके जाना है, नोट कर लीजिए। आप किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लेके जाएंगे। नो लैपटॉप्स, नो स्मार्टफोन्स, नो स्मार्ट वॉचेस, नो टैब्स, नथिंग इज़ अलाउड। इवन जो रिमोट की होती है कार की, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। सो एब्सोल्युटली नथिंग। तो अगर आप वहाँ लेके जाएंगे और आपके पास हैंड ओवर के लिए कोई नहीं है तो यू विल बी इन अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। दिल्ली के काउंसलर सेंटर में वहाँ पे कोई लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो यू आर ऑन योर ओन। सो आई डिडंट टेक एनीथिंग। कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लेके जाना है आपको। कोई कार पार्किंग आसपास नहीं है, तो आप कार कहीं अगर पार्क करते हैं तो यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। और कोई भी वेटिंग एरिया आसपास नहीं है। सो इफ़ यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स देन दे हैव टू गो टू सम डिस्टेंस वेयर दे विल बी स्टैंडिंग। तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है बैठने का। तो जिनका इंटरव्यू है वही अलाउड होंगे लाइन में और उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा।
सो वंस यू रीच देयर देयर इज़ ए क्यू फॉर द सिक्योरिटी. ये क्यू थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी दिखती है कि डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, टाइम से वो चलती रहती है. तो वंस यू आर इन द क्यू देन इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में सब कुछ आपका प्रॉपरली चेक किया जाता है. आपसे दोबारा पूछा जाता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं है, और अगर है तो देन यू आर आस्क्ड टू गेट आउट द क्यू एंड उसको कहीं भी दे के आइए, कैसे भी मैनेज करिए और फिर वापस आके लगिए. और वो आपसे बार बार पूछते रहते हैं कि कितने बजे की अपॉइंटमेंट है. तो अगर आप अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले आ गए तो आपको क्यू में भी नहीं लगने देंगे. जब आप सिक्योरिटी से निकलते हैं तो वहीं पे सिक्योरिटी के जस्ट इमीडिएटली बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई करने के बाद वो then they let you in. So once your documents are verified, then you are entering into US Embassy. तो उसके US Embassy में एंट्री के बाद एक बार फिर आपका थॉरो सिक्योरिटी चेक होता है, जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट सिक्योरिटी. So this is the second security check that you have to go through. So where you have to remove your belt and everything. So it's like a security, airport security. उस सिक्योरिटी को चेक करने के बाद then you enter into an open area जहाँ पे सीटेड रोज़ हैं, रोज़ बनी हुई हैं, सीट्स लगी हुई हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग एक रो में बैठते हैं. ऐसे 3 या 4 रोज़ लगी हुई हैं. इस एरिया में वॉशरूम्स हैं. इस एरिया में थोड़ा छोटा सा कैफेटेरिया है, तो अगर आप वॉशरूम जाना चाहें तो वॉशरूम जा सकते हैं. और अगर आपने कोई चाय कॉफ़ी लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट आपको हो सकता है वहाँ वेट करना पड़ जाए. तो उसके बाद वहाँ पे जो एग्जेक्टिव होते हैं वो एक एक करके एक रो को आगे जाने के लिए बोलते हैं. तो वंस यू गेट आउट ऑफ दिस एरिया देन यू एंटर इनटू द प्रॉपर प्लेस वेयर योर काउंसलर इंटरव्यू इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. यहाँ पे फिर एक और क्यू लगती है, और इस क्यू में लगने के बाद आप एक विंडो पे जाते हैं, वहाँ पे अपना पासपोर्ट देते हैं. तो वहाँ पे जो एग्जेक्टिव बैठे हैं दे कैन टेल यू दैट यू हैव टू गो थ्रू द वीज़ा प्रोसेस, और समटाइम दे आस्क यू टू गो फॉर द फिंगर प्रिंटिंग अगेन. तो जैसे मेरे केस में हुआ था कि लाइक दे सेड कि वी हैव टू टेक योर फिंगर प्रिंटिंग अगेन. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वाई दे आर आस्किंग मी फॉर माई फिंगर प्रिंटिंग. सो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोसेस इज, बट दैट्स अ रैंडम प्रोसेस दे हैव, और दे माइट हैव सम प्रोसेस जो हमें नहीं पता. तो आई अगेन वेंट इन टू अदर क्यू जहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग हो रही थी. तो मेरे फिंगर प्रिंटिंग दोबारा हुई, और फिंगर प्रिंटिंग होने के बाद उन्होंने मुझे वापस पासपोर्ट दिया और मुझको एक अलग क्यू में लगा दिया. अब इस क्यू में भी एग्जेक्टिव्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ में डायरेक्ट करेंगे, और ये विंडोज़ हैं ये काउंसलर्स की हैं. तो काउंसलर इंटरव्यू आपको दिखता है कि चल रहे होते हैं, और जो इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं उनकी आवाज़ें आपके पास आ रही होती हैं, क्योंकि जो काउंसलर ऑफिसर होते हैं उनकी आवाज़ आपके पास आ रही होती है, क्योंकि एक स्पीकर लगा होता है, और जो जवाब दिया जा रहा है वो आपके कानों में नहीं आता है. तो यू गेट अ बिट नर्वस लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क मी, और you can see that some visas are kind of getting rejected, some which are getting accepted. तो वो एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग होती है, but you should not be worried about what's happening around you, because if you're confident that what you have done is okay and if you're thorough, then you don't need to worry about it. So fortunately for me, the moment I was into the line, so immediately मुझको जो एग्जेक्टिव थे उन्होंने एक विंडो पे भेज दिया जो खाली थी. तो आई डिडंट हैव टू वेट मे बी 5 to 10 minutes, maybe more than that. So the moment I went into the counselor window, then she greeted me. I also greeted her. Smiles were passed, and she started asking me questions. The very first question that you might be asked, which was asked to me also, was what is your purpose of visit? So you should be very, very clear about purpose of visit. You should not say straight away that tourist. So your purpose of visit should have some explanation into it. Like for example, I said that I am going for a vacation with family and friends in the coming winter vacations. And then you have to be very, very specific about your travel plans. So I forgot to tell her that information, but she immediately asked me, what are your travel plans? कहने का मतलब है कि आप किस डेट को जाएंगे, किस डेट्स के दौरान आप जाएंगे, कितनी ड्यूरेशन में रहेंगे और रहेंगे कहाँ पे. So I immediately told her that I am planning to go to Disney World in Orlando, and I will be there for 7 to 8 days, and I also planning to visit some other area of interest in and around Florida. So second question after the purpose of visit is like, what do you do? So what do you do means what profession are you in? So you should be very, very clear कि what are you doing.
आई फील दैट इससे वो ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि क्या आपके पास इतना अर्न करने के लिए है कि आप ये विज़िट को स्पॉन्सर कर पाएंगे. So third question they might ask is that how are you going to sponsor finance this basically visit. So you should have a clear answer like how are you going to finance this visit. And third question which was asked to me was like, do you have any relatives there? So I had a straight no because I didn't have any relatives. Because मैंने अपने DS-160 में भी यही लिखा था कि मेरे कोई relatives नहीं रहते हैं वहाँ पे. तो मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने DS-160 में लिखा हुआ था कि relatives रहते हैं और इंटरव्यू में बोल रहे थे नहीं रहते हैं, एंड अदर वे अराउंड. सो यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि जो DS-160 में लिखा हुआ है वही आपके आंसर्स में हो, आपके आंसर्स में मिसमैच ना हो, बिकॉज वॉट एवर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम DS-160. So I had written I had no relatives, so I had to answer that I had no relative. So she asked me like whether you have previously visited United States. So I had visited United States, so I said yes, I stayed there and I had prepared also. मैंने प्रिपेयर कर रखा हुआ था कि अगर मुझसे पूछेंगे मेरी पुरानी विजिट के बारे में US की, तो मैं कहाँ उतरा था, मैं कौन सी डेट को गया था, मेरा पर्पस क्या था और मैं कब वापस आया था, तो ये सब मेरे पास डिटेल्स थे. आई हैड प्रिपेयर्ड इट बट शी डिडंट आस्क मी दैट. And another question she asked me was like, where are your friends and relatives with whom you are going for vacation? वो बाकी लोग कहाँ हैं? तो I told them straight away that they are at home because they already had visas. So she was kind of satisfied, and she asked me one more question about I think my profession again. Though I clearly told that I am doing such and such and I am doing this and this is what my profession, and that's it. So this whole process didn't take more than 45 seconds to 60 seconds, maybe hardly 1.5 minutes. And she said, okay, congratulations, your visa is granted, bye bye, take care for the day. That's it. So this was it. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो लर्निंग इस प्रोसेस में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी वेरी थोरो विद द DS-160. कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन DS-160 में ना भरें जिसका जवाब आपके पास नहीं है, और अगर आपने वो भरी हुई है तो आपका आंसर उससे पूरा का पूरा मैच होना चाहिए. सेकेंड, वी हैव टू टेल ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. हम इधर कोई भी हैंकी पैंकी, वी शुड नॉट स्टेट समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई. और थर्ड जो है, वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी पोलाइट. सो जो 3-4 क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड everyone should be prepared. First is the purpose of visit. It should be very very clear. Your travel plan should be very clear. Your duration of stay has to be very very clear. Second is what do you do? आप करते क्या हैं? So you whatever you are doing, you have to be very very clear कि what is your profession, what are your roles and responsibilities. Third, according to me, is like how you are going to finance your trip. So you should be very very you should be very clear with the information कि आप ये पूरा टूर फाइनेंस कैसे करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी रिलेटिव्स इफ़ यू हैव टू टेल देम, एंड अगर आपके वो रिलेटिव्स हैं तो वो कहाँ पर हैं, वो क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. हालांकि मेरे पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मेरे पास ऑलरेडी और कंट्रीज़ के वीज़ाज़ थे, मेरे पास ऑलरेडी US की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, लेकिन ये वाला जो इंटरव्यू था ये बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज़ का था. तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और आपने कई कंट्रीज़ विज़िट करे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आपको वीज़ा देगा. और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास पहले कोई US का वीज़ा नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरे साथ में एक सज्जन थे, देयर वाज अ जेंटलमैन विद मी हु हैड आई थिंक visas of approximately all countries, but his visa was I think was not granted to him. So these all depends upon on that day, it all depends upon how thorough you are with your DS-160, how well you are prepared. This is what I can contribute with my experience. So the purpose of this video was to गिव यू वट एवर द एक्सपीरियंस आई हैड. जो मुझे इस पूरे जर्नी में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, सो दैट के शायद ये इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो लोग प्रोस्पेक्टिव आगे जाके इसमें
इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं उनको कुछ हेल्प मिले। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मैं इसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा अगर मैं कर सकता हूँ। सो विद दिस आई थिंक आई एंड द वीडियो एंड होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स वेरी मच। सी यू अगेन।